यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कुछ ही महीनों में ये बेकार हो जाए और मुझे नया खरीदना पड़े। यहाँ दूसरा पोस्टर स्मोकिंग के बारे में लिखा हुआ है। सभी जानते हैं कि टोबैको लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि टोबैको कंपनीज को टोबैको बेचने की छूट ही नहीं देनी चाहिए। सही है। नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत कंज्यूमर के डिससेटिस्फैक्शन के कारण हुआ, क्योंकि सेलर्स कई अनफेयर प्रैक्टिसेस व्यवहारों ने शामिल होते थे। यानी कि बाजार में कंज्यूमर को का जो शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन, उससे कंज्यूमर को बचाने के लिए कोई लीगल सिस्टम उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। लंबे टाइम तक जब एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर ब्रांड प्रोडक्ट या शॉप से खुश नहीं होता था, तो उस ब्रांड प्रोडक्ट को वो खरीदना बंद कर देता था, या उस दुकान से खरीदना या खरीदारी करना वो बंद कर देता था। ये मान लिया जाता था कि ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक कमोडिटी यानी कि कोई चीज और सर्विसेज को खरीदते वक्त वो केयरफुल यानी कि सावधानी बरते। ऑर्गेनाइजेशंस को लोगों में जागरूकता लाने में इंडिया और पूरे वर्ल्ड में कई साल लग गए। इसने गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर्स पर भी डाल दी है। इंडिया में सोशल फोर्स के रूप में कंज्यूमर मूवमेंट अनएथिकल यानी कि अनैतिक और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने यानी कि उसे प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग करने की जरूरत के साथ हुआ था। रैम्पट फूड शॉर्टेज यानी बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज, होर्डिंग्स यानी कि जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्टराइजेशन ऑफ फूड यानी कि एक्सपायर हो जाना, एंड एडिबल ऑयल यानी फूड एंड एडिबल ऑयल में मिलावट की वजह से 1960 में कंज्यूमर मूवमेंट का वो रेज हुई यानी कि उसका उदय हुआ, वो बनी। 1970 के टाइम तक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस लार्जली कंज्यूमर राइट्स के रिलेटेड आर्टिकल्स राइटिंग और एग्जीबिशन का आयोजन का काम करने लगी थी। उन्होंने रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में ज्यादा भीड़ भाड़ और राशन शॉप्स में होने वाली माल प्रैक्टिसेस पर नजर रखने के लिए कंज्यूमर ग्रुप्स बनाए। हाल ही में इंडिया में कंज्यूमर ग्रुप्स की संख्या में अपसर्ज यानी कि भारी बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर इंटरनेशनल। 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए यूएन गाइडलाइंस को अपनाया। यह कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए अडॉप्ट करने नेशन के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी गवर्नमेंट्स को मजबूर करने के लिए कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स यानी कि कंज्यूमर की वकालत करने वाले ग्रुप्स के लिए एक हथियार था। इंटरनेशनल लेवल पर यह कंज्यूमर मूवमेंट का फाउंडेशन यानी कि आधार बना। आज कंज्यूमर इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा कंट्री में और 240 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन की एक असेंबली बॉडी भी बन चुकी है। इन सभी एफर्ट के रिजल्ट में ये मूवमेंट बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स की अच्छाई के खिलाफ और अनफेयर बिजनेस फर्म को सुधारने के लिए कंपनियों और गवर्नमेंट दोनों पर प्रेशर डालने में सफल हुआ। 1986 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा COPRA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना गया। आप कोपरा के बारे में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स। सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। एक स्टोरी दी गई है रेजिस सफरी।
रेजी मैथ्यू क्लास 9th का एक हेल्दी लड़का केरल के एक प्राइवेट क्लिनिक में टॉन्सिल निकलवाने के लिए एडमिट हुआ था। एक ईएनटी सर्जन ने जनरल एनेस्थेशिया देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। इम्प्रॉपर एनेस्थेशिया यानी कि वो जो बेहोश करते हैं वो दवाई, एनेस्थेशिया देने के कारण रेजी में ब्रेन अबनॉर्मलिटीज के सिम्टम्स आ गए, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम के लिए क्रिपल्ड यानी कि अपंग हो गया। उसके फादर ने मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डेफिशिएंसी यानी कि लापरवाही के लिए स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीड्रेसल कमीशन में 5 लाख के कंपनसेशन का क्लेम किया। स्टेट कमीशन ने ये कहकर मामला खारिज कर दिया यानी कि नकार दिया कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। रेजी के फादर ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीड्रेसल कमीशन न्यू दिल्ली में दोबारा अपील की। मामले की जांच करने पर नेशनल कमीशन ने हॉस्पिटल को मेडिकल नेग्लिजेंस में लापरवाही का दोषी पाया और कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया और उन्हें देना पड़ा। रेजीज सफरिंग ये साबित करती है कि कैसे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एंड स्टाफ द्वारा एनेस्थेशिया में लापरवाही के कारण एक स्टूडेंट जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम एक कंज्यूमर के रूप में बहुत सी गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि जीवन यानी कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी के खिलाफ ये दोनों खतरनाक होते हैं। प्रोड्यूसर के लिए जरूरी है कि वो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। ऐसी बहुत सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की नजरिए से खास सावधानी की उसमें जरूरत होती है।